उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। इन लड़कियों को तो नीलामी से निकालना होगा बॉस, ओवर, टोनी ने कहा। जाहिर है ये पूछने वाली बात है, क्या तुम अहमक हो गए हो, ओवर, श्याम सिंह ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा। ठीक है बॉस, जैसे आपने हुक्म दिया है वैसे ही होगा, ओवर, दूसरी तरफ से टोनी ने कहा और श्याम सिंह ने ओवर एंड ऑल कहकर ट्रांसमीटर को ऑफ कर दिया। और हुक्म, श्याम सिंह ने इमरान की तरफ मुड़ते हुए कहा। अब इस बात की क्या गारंटी है श्याम सिंह कि हमारे जाने के बाद तुम टोनी को दोबारा नई हदायत दे दो और कल 10:30 बजे मुसल्लह अफराद लेकर इस सुर्ख हवेली को घिरे खड़ा हो। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह नहीं, ऐसा मत सोचो, श्याम सिंह ऐसा आदमी नहीं है। मुझे लड़कियों या इस मामूली सी दौलत की कोई परवाह नहीं है। जब मैंने कह दिया है तो फिर कह दिया है, श्याम सिंह ने बड़े बेतकल्लफाना लहजे में कहा। अगर वाकई ही ऐसी ही बात है तो फिर तो तुम वाकई ही बेहद अमीर आदमी हो। 100 करोड़ डॉलर को मामूली सी दौलत कह रहे हो, इमरान ने कहा। तुमने मेरी चेकबुक देखी है, इस सेफ के मुख्तलिफ खाने में चेकबुकों से भरे हुए हैं, इसलिए मुझे दौलत की कतन परवाह नहीं है, श्याम सिंह ने फाखिराना लहजे में कहा। और तुमने तमाम अकाउंट्स के एक ही नंबर हासिल किए होंगे, एक ही कोड नंबर, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो श्याम सिंह पे इख्तियार चौंक पड़ा। तुम्हें कैसे इल्म हुआ? इस बात का इल्म तो सिवाय मेरी ज़ात के और किसी को भी नहीं, श्याम सिंह ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में इमरान से पूछा और इमरान बेइख्तियार हंस पड़ा। मुझे दरअसल तुम जैसे बड़े मुजरिमों की नफ्सियात से कुछ इल्म हासिल है, इमरान ने हंसते हुए कहा। कमाल है, तुम्हें वाकई ही बेपनाह सलाहियतें हैं, श्याम सिंह ने कहा। अभी एक सलाहियत ऐसी है जिसका इल्म तुम्हें नहीं है, श्याम सिंह को इमरान ने कहा और श्याम सिंह बेइख्तियार चौंक पड़ा। वो कौन सी? श्याम सिंह ने चौंकते हुए कहा। वो सलाहियत है दियों से अपना हुक्म मनवाने की, इमरान ने श्याम सिंह को एक बार फिर चौंका दिया। दियों से हुक्म मनवाने की? क्या मतलब? श्याम सिंह ने कहा। जवाना को देख रहे हो, क्या ये दियो नहीं है? अब देखना ये मेरा हुक्म कैसे मानता है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या मतलब? ये कैसा हुक्म? श्याम सिंह ने कहा। जवाना, श्याम सिंह को गर्दन से पकड़कर हवा में उठा लो, उसने कहा। तो जवाना का हाथ बिजली की सी तेज़ी से हरकत में आया और दूसरे ही लम्हे श्याम सिंह का जिस्म तेज़ी से हवा में उठता चला गया। जवाना ने उसे गर्दन से पकड़कर एक झटके से हवा में उठा लिया था। श्याम सिंह की भींची भींची चीखें निकल रही थी और वो पूरी तरह हवा में हाथ पैर मार रहा था। अब उसे इस हालत में इस कमरे में ले चलो जहां उससे मोती लाल को धमकी दी थी, इमरान ने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा। तो जवाना श्याम सिंह को गर्दन से पकड़कर हवा में उठाए दरवाजे की तरफ बढ़ गया। श्याम सिंह का चेहरा तकलीफ की शिद्दत से पूरी तरह बिगड़ गया था और फिर दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते उसका जिस्म ढीला पड़ गया। अरे कहीं मर तो नहीं गया, इमरान ने कहा। इस जैसे लोग इतनी आसानी से नहीं मरा करते मास्टर, ये सिर्फ बेहोश हुआ है, जवाना ने जवाब दिया। तो इमरान ने इस्बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद वो वापस उसी कमरे में पहुंच गए जहां सारे लोग सिवाय मोतीलाल के बेहोश पड़े हुए थे। उसे कुर्सी पर बैठा दो और दोबारा रस्सियों से जकड़ दो, इमरान ने कहा। तो जवाना ने श्याम सिंह का बेहोश जिस्म दोबारा कुर्सी पर फेंका और टाइगर की मदद से उसने उसे दोबारा रस्सियों से जकड़ दिया। अब उसे होश में ले आओ, इमरान ने कहा। तो जवाना ने एक हाथ उसकी नाक और मुंह बंद कर दिया। चंद लम्हों बाद जब उसकी हाथ में हरकत के तासुरात पैदा हुए तो जवाना ने हाथ हटाया और पीछे होकर इमरान की कुर्सी के साथ खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद श्याम सिंह की आंखें एक झटके से खुल गई। ये क्या किया तुमने? तो तुमने वादा किया था और मुझसे रकम भी ली थी, श्याम सिंह ने पूरी तरह होश में आते ही हैरत भरे लहजे में कहा। तो इमरान बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। तुम्हारा क्या ख्याल था कि इन मासूम लड़कियों का मैं तुमसे सौदा करने के लिए यहाँ तक पहुँचा हूँ? ऐसी कोई बात नहीं श्याम सिंह, चेक तुमने दिया है, ये तो एक लड़की के सर के एक बाल की भी कीमत नहीं है। ये चेक तो मैंने तुमसे सिर्फ इसलिए लिया था कि रकम से इन लड़कियों के ख़ानदानों की इमदाद की जाएगी, और मैंने अभी तुम्हें ये बताया है कि तुम जैसे घटिया मुजरिमों की नफ्सियात से मैं बखूबी वाकिफ़ हूँ। तुम्हारी नज़र में दौलत से हर शख्स ख़रीदा जा सकता है और तुम मुझे चेक देकर मुतमईन हो गए थे कि तुमने मुझे ख़रीद लिया है। मैं सिर्फ इतना चाहता था कि तुम टोनी को हदायत दे दो, क्योंकि वहाँ
किसी भी बैरूनी कार्रवाई की सूरत में तुम्हारे साथी इन लड़कियों को भी हलाक कर सकते थे, इसलिए मैंने तुम्हारी सब बातें बर्दाश्त की और अपने साथी टाइगर्स का बिगड़ा हुआ चेहरा भी, और उसके साथ साथ चूंकि मैंने तुमसे वादा किया था कि तुम्हें छोड़ दूंगा, वो वादा भी मैंने पूरा कर दिया और तुम्हें छोड़ दिया। इमरान ने कहा तो श्याम सिंह का चेहरा खौफ से बिगड़ गया। तुम और दौलत ले लो, सारी दौलत ले लो, लेकिन मुझे कुछ ना कहो, श्याम सिंह ने कहा। जवाना, तुम्हारा क्या ख्याल है, उसे किस तरह की मौत मिलनी चाहिए? इमरान ने जवाना से मुखातिब होकर कहा। मास्टर, आप इजाज़त दें तो मैं इस शख्स के पूरे जिस्म की खाल खंजर से उतार दूं, जवाना ने इंतहाई बेरहम लहजे में कहा। टाइगर, तुम इसके लिए क्या सज़ा तजवीज़ पेश करते हो? इमरान ने टाइगर से मुखातिब होकर कहा, जिसका बिगड़ा हुआ चेहरा अब खिल उठा था। बॉस, मुझे माफ़ कर दें, मैं वाकई यही समझ रहा था कि आपने इस घटिया मुजरिम को छोड़ने का फ़ैसला कर लिया है। मेरा ख्याल है इस आदमी को ज़िंदा जला दिया जाए, टाइगर ने कहा। मोतीलाल, तुम क्या कहते हो? तुम्हारे बॉस को किस तरह की सज़ा मिलना चाहिए? इमरान ने मोतीलाल से मुखातिब होकर कहा। आप उसे ज़िंदा ना छोड़े, वरना ये मुझे भी और इन तमाम साथियों को भी गोली से उड़ा देगा। ये इंतहाई बेरहम और सफाक आदमी है। ये इंसान को चींटी जितनी अहमियत भी नहीं देता। मोतीलाल ने रुक रुक कर कहा तो इमरान पे इख्तियार मुस्कुरा दिया। अब तुम खुद अपनी सज़ा तजवीज़ करो श्याम सिंह, इमरान ने उससे श्याम सिंह से पूछते हुए कहा। रहम खाओ मुझ पर, रहम खाओ, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, श्याम सिंह ने यखलत रो देने वाले लहजे में कहना शुरू किया। तुम वाकई ही इस काबिल हो कि तुम्हें इंतहाई इबरतनाक अंदाज में हलाक किया जाए। किरदार के लिहाज से तुम इंसान नहीं हो, लेकिन मजबूरी ये है कि बज़ाहिर इंसान हो, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए आसान मौत का फ़ैसला किया है, इमरान ने कहा। और उसके साथ ही उसने जेब से साइलेंसर लगा मशीन पिस्टल निकाला और दूसरे लम्हे ठक ठक की आवाज़ों के साथ कमरा श्याम सिंह की बेतरबे चीखों से गूंज उठा। गोलियां उसके सीने पे पेवस्त होती जा रही थी और इमरान ने ट्रिगर से उस वक्त हाथ हटाया जब श्याम सिंह की आंखें बेनूर हो गई। काफरिस्तान के सदर अपने ऑफिस में बैठे फाइलों पर दस्तखत करने में मसरूफ़ थे कि पास बड़े हुए फ़ोन की घंटी बज उठी। सदर ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठाया। यस, सदर ने रिसीवर उठाते ही इंतहाई पुरवकार लहजे में कहा। सर, पाकिस्तान से अली इमरान साहब आपसे बात करना चाहते हैं, उनके मिलिट्री सेक्रेटरी ने कहा तो सदर पे इख्तियार उछल पड़े। पाकिस्तान से अली इमरान? लेकिन ठीक है, बात कराओ। कुछ कहते कहते रुक गए थे। हेलो जनाब, मैं अली इमरान बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद इमरान की आवाज़ उनके कानों में पहुँची तो उन्होंने बेइख्तियार होंठ भींच लिए। क्या बात है, क्यों कॉल की है? चंद लम्हों की खामोशी के बाद सदर ने अपने आप को संभालते हुए बावकार लहजे में कहा। आपको पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के चीफ ने बताया था कि जनरल शर्मा जराइम में मुलविस है। मुझे यकीन है कि आपको चीफ साहब की बात पर यकीन ना आया होगा, इमरान ने कहा। मुझे वाकई ही हैरत है कि उन्होंने कैसे काफरिस्तान के आला फौजी पर एक झूठा इल्ज़ाम लगा दिया, हालांकि मैंने तहकीकात की हैं। जनरल शर्मा का किरदार मुकम्मल तौर पर बेदाग था और तुमने जनरल शर्मा को मार के नाकाबिले माफ़ी जुर्म किया है, जिसकी सज़ा बहरहाल तुम्हें भुगतनी पड़ेगी, सदर ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा। पहली बात तो ये कि मैंने अपने हाथों से जनरल शर्मा को नहीं मारा, नहीं किया। अलबत्ता ये दुरुस्त है कि जनरल शर्मा 4 स्टार्स कार्रवाई के दौरान हलाक हुआ है। मैं एक फ़ाइल आपके पास भिजवा रहा हूँ, पहले उसे देख लें, उसके बाद मैं कॉल करके बात करूँगा। अमले से कह देंगे स्पेशल मैसेंजर जो पैकेट प्रेसिडेंट हाउस ले आए उसे आप तक पहुंचा दिया जाए। शुक्रिया, दूसरी तरफ से इमरान ने कहा और उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया तो सदर ने बेइख्तियार होंठ भींच लिए। उसके चेहरे पर शदीद तस्बो-सब के तासुरात उभर आए। उन्होंने रिसीवर रखा और फिर इंटरकॉम का रिसीवर उठा लिया। यस सर, दूसरी तरफ से उसके पीए की इंतहाई मौतबाना लहजे में आवाज़ सुनाई दी। एक स्पेशल मैसेंजर एक पैकेट लेकर आ रहा है, इस पैकेट को फौरी मुझ तक पहुंचा दिया जाए, लेकिन सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद उसने तहमकाना लहजे में कहा। यस सर, दूसरी तरफ से कहा गया और सदर ने रिसीवर रख दिया। क्या वाकई ही जनरल शर्मा जराइम में मुलविस थे, लेकिन मिलिट्री इंटेलिजेंस समेत आज तक किसी एजेंसी ने भी उनके बारे में नेगेटिव रिपोर्ट नहीं दी और अब ये इमरान फाइल भेज रहा है। आखिर ये सब क्या चक्कर है और काफरिस्तान की एजेंसियां हर लिहाज से नाअहल हैं, सदर ने बड़बड़ाते हुए कहा और फिर तकरीबन आधे घंटे बाद दरवाजे पर मौतबाना अंदाज में दस्तक सुनाई दी।
यस कम इन। सदर ने कहा तो दरवाज़ा पे आवाज़ अंदाज में खुला और उनकी लेडी सेक्रेटरी अंदर दाखिल हुई। उसके हाथ में एक पैकेट था जिसके साथ सुर्ख रंग का कागज़ लगा हुआ था। सर ये पैकेट स्पेशल मैसेंजर दे गया है, चेकिंग के बाद सिक्योरिटी के लिहाज से क्लियर कर दिया गया है। लेडी सेक्रेटरी ने आगे बढ़ते हुए इंतहाई मौतबाना लहजे में कहा और पैकेट सदर के सामने रख दिया और पीछे हटकर खड़ी हो गई। ठीक है, आप जा सकती हैं, शुक्रिया, सदर ने कहा तो लेडी सेक्रेटरी ने सर हिलाकर सलाम किया और तेज़ी से कदम बढ़ाती दरवाजे से बाहर चली गई। सदर ने पैकेट अपनी तरफ खिसकाया। पहले इस सुर्ख रंग के कागज़ पर टाइप शुदा तहरीर को गौर से पढ़ा। ये सिक्योरिटी स्टाफ की तरफ से पैकेट की मुकम्मल क्लियरेंस थी, मतलब ये कि उसमें कोई ऐसा मवाद नहीं है जो नुकसान पहुंचा सकता है। सदर ने एक तरफ रखा हुआ अपना चश्मा उठाया और इस पेपर कटर से उन्होंने पैकेट की साइड फाड़ी और फिर एक फ़ाइल बाहर निकाल ली। ये सुर्ख रंग की फ़ाइल थी, इस पर जन्नत शर्मा का नाम मोटे मोटे हरूफ में लिखा हुआ था। सदर ने फ़ाइल खोली तो वो बेइख्तियार उछल पड़े। उनके चेहरे पर इंतहाई हैरत के तासुरात उभर आए थे और फिर जैसे जैसे वो फ़ाइल के सफ़े पलटते चले गए उनकी हालत लम्हा बलम्हा गैर से गैरतर होती चली गई। फ़ाइल में फ़ोटो भी थे, सरकारी दस्तावेज़ात भी थे, टाइप शुदा कागजात भी थे। सदर ने पहले तो पूरी फाइल को देखा, फिर उन्होंने एक एक करके गौर से देखना शुरू किया। उनका चेहरा पहले शदीद हैरत से और फिर गुस्से की शिद्दत से बिगड़ा हुआ नजर आ रहा था। उसी लम्हे पास पड़े हुए फ़ोन की घंटी बजी तो सदर ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा दिया। यस, सदर ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा, सर अली इमरान साहब आपसे फौरी बात करना चाहते हैं। उनकी सेक्रेटरी ने मौतबाना आवाज़ में कहा। हाँ कराओ बात, सदर ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। हेलो जनाब, मैं अली इमरान बोल रहा हूँ। फाइल यकीनन आप तक पहुँच गई होगी और आपने उसे देख भी लिया होगा। इमरान की संजीदा आवाज़ सुनाई दी। हाँ, फाइल मेरे सामने मौजूद है और मुझे उस पर यकीन नहीं आ रहा, सदर ने कहा। अगर इस फाइल पर भी आपको यकीन नहीं आ रहा तो फिर आपको यकीन सिर्फ इस सूरत में दिलाया जा सकता है कि जनरल शर्मा की रूह को आपके सामने हाजिर किया जाए और वो आपके सामने बाकायदा एतराफ़ जुर्म करे। इमरान की मुस्कुराती हुई आवाज़ सुनाई दी। मेरा मतलब ये नहीं था, मतलब ये था कि ये इंतहाई हैरत अंगेज़ फ़ाइल है, वरना इसमें जो सबूत इकट्ठे किए गए हैं वो नाकाबिले तरदीद हैं। मुझे हैरत इस बात पर हो रही है कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का चीफ और आप तो ये फ़ाइल हासिल कर सकते हैं, लेकिन काफरिस्तान सीक्रेट सर्विस, मिलिट्री इंटेलिजेंस और दूसरी तमाम एजेंसियों में से किसी को भी इतने अरसे में जन्नत शर्मा के बारे में कुछ मालूम नहीं हो सका। सदर ने गुस्सेले लहजे में कहा। जनाब सदर, इसमें इन एजेंसियों का कोई कसूर नहीं है क्योंकि इनका ताल्लुक जराइम पेशा अफराद और जराइम पेशा तंजीमों से नहीं है। इनकी तहकीकात का दायरा फ़ौजी या ख़ास अशखास तक ही महदूद रहता है और कर्नल और शर्मा का ताल्लुक जराइम की दुनिया से था। ये फ़ाइल मुझे इसलिए हासिल करनी थी कि आपको पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के चीफ जनाब एक्सटिव की बात पर यकीन आ जाए, और अब इस फाइल पर आपको यकीन आ गया है तो मैं आपको तफसीलात भी बता सकता हूँ। इमरान की संजीदा आवाज़ सुनाई दी। कैसी तफसीलात? सदर ने चौंक कर पूछा। काफरिस्तान की अहम शख्सियत शाम सिंह, जो बेशुमार फलाही इदारों का दस्ते रास्त है, इसके बारे में आपका ख्याल होगा कि वो काफरिस्तान की एक नेक शख्सियत है। इमरान ने कहा। तो क्या अब तुम शाम सिंह के बारे में भी इस किस्म के इंकिशाफात करना चाहते हो? सदर ने हैरत भरे लहजे में कहा। ये फ़ाइल शाम सिंह की ही तैयार करता है और सिर्फ यही फ़ाइल ही नहीं, इसकी रहाइश का कोठी नंबर 8A मेहमान कालोनी में बने हुए इसके ऑफिस के नीचे खुफिया तहखाने में 4 बड़ी बड़ी अलमारियां मौजूद हैं और ये सारी फ़ाइल से भरी पड़ी हैं जो तमाम काफरिस्तान की मशहूर शख्सियात के बारे में हैं। शाम सिंह तो हलाक हो चुका है, अलबत्ता उसका मैनेजर मोतीलाल जिंदा है और उसके तमाम मुलाजमीन बेहोश पड़े हुए हैं। आप उसे अपनी तौहीन ना समझें तो मेरी दरख्वास्त है कि आप खुद इस कोठी में तशरीफ़ ले जाएं। अपने साथ बेशक अपने स्पेशल गार्ड भी ले जाएं। अगर आपको किसी किस्म का शक हो तो आप बेशक इस कोठी की सिक्योरिटी चेक करा लें, इसके बाद वहाँ जाएं। और मेरी सिर्फ इतनी दरख्वास्त है कि आपके वहाँ जाने के बारे में किसी को फ़िलहाल इल्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस मिशन में हैं
जिस मिशन पर है काफरिस्तान आया हूँ, कल 11-12 बजे तक ये मिशन अपने क्लाइमैक्स तक पहुँच जाएगा और जब आपको इस मिशन की तफसीलात का इल्म होगा तो यकीनन आपका दिल भी मुजरिमों की बहमियत और जुल्म पर खून के आंसू रहेगा। अगर आपकी इस कोठी में तशरीफ़ आवरी का इल्म शाम सिंह के साथियों को हो गया तो वो फौरी तौर पर रुपोश हो जाएंगे और फिर करीबन 400 ख़ानदान तबाह हो जाएंगे। इमरान ने कहा तो सदर के चेहरे पर शदीद हैरत के तासुरात उभर आए। ये तुम क्या कह रहे हो, कैसा मिशन? सदर ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा, फ़िलहाल इस बारे में कुछ नहीं बताया जा सकता, अलबत्ता मेरा वादा है कि इस मिशन की तकमील के बाद जिस तरह आप तक ये फ़ाइल पहुंची है उसी तरह इस मिशन के बारे में तफसीलात पहुंच जाएंगी। अब भी मैं चाहता तो इस कोठी में मौजूद शाम सिंह के तमाम मुलाजमीन को हलाक कर देता। इस तरह किसी को इस बारे में कानो कान इल्म भी ना हो पाता था और मैं इत्मीनान से अपना मिशन मुकम्मल कर लेता। लेकिन एक बात तो ये है कि ये आम से मुलाजमीन है और बेगुनाह लोग हैं और मेरी आदत है कि मैं बेगुनाह अफराद को हलाक नहीं करता। दूसरी बात यह कि वहाँ फाइल्स मौजूद है और मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ ताकि आप इस बारे में मुकम्मल तहकीकात कराकर काफरिस्तान को इन मुजरिमों से छुटकारा दिला सकें, वरना अगर ये फाइलें किसी दूसरे अफसर के हाथ लग जाती तो हो सकता है कि वो खुद शाम सिंह की तरह ब्लैक मेलर बन जाए। मुझे मुकम्मल यकीन है जो कुछ मैंने कहा है आप इस बारे में बड़े एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाएंगे। इमरान ने कहा, तुम्हारा ये मिशन यकीनन काफरिस्तान के खिलाफ होगा, सदर ने खींचते हुए लहजे में कहा। ओ नहीं सदर साहब, ये ऐसा मिशन नहीं है। आपको पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के चीफ ने बताया कि ये मिशन 4 स्टार्स का है और जिस तरह पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के लिए काम करता हूँ इसी तरह 4 स्टार्स के साथ भी काम करता हूँ और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस ऐसे काम करती है जिसका ताल्लुक पाकिस्तान की सलामती और मजमूई मुफाद से है, जबकि 4 स्टार्स का दायरा कार बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो ऐसे मिशंस पर काम करती है जो आम समाजी जुराइम के ज़ुमरे में आते हैं। ज़्यादातर इसका दायरा कार पाकिस्तान तक ही महदूद रहता है, लेकिन इस बार जिस जुर्म की खिलाफ वो काम कर रहे हैं इसमें काफरिस्तान के मुजरिम चीफ बने हुए हैं, इसलिए उन्हें यहाँ आना पड़ा और मैं उनके साथ आया हूँ। इन मुजरिमों का बॉस शाम सिंह था, इसलिए बेफिक्र रहें, हमारा मिशन काफरिस्तान के मुजरिमों के खिलाफ है, काफरिस्तान के खिलाफ नहीं है। इमरान ने वजाहत करते हुए कहा, ओके ठीक है, मुझे तुम पर मुकम्मल एतमाद है, लेकिन अपना वादा याद रखना कि मिशन की तकमील के बाद इसकी तफसीलात से मुझे ज़रूर आगाह करना। सदर ने कहा, बिल्कुल करूँगा, गुड बाय। इमरान ने कहा और उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। सदर ने एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर रखा और फिर इंटरकॉम का रिसीवर उठा लिया। यस सर। दूसरी तरफ से उनके पीए की आवाज़ सुनाई दी। काफरिस्तान सीक्रेट सर्विस के चीफ शॉगल और मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ महादेव को फौरी कॉल करो, वो जिस कदर जल्द मुमकिन हो सके मेरे पास पहुँच जाएँ। उसके साथ साथ चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर कर्नल राठौर को मेरे पास भेजो। सदर ने तेज़ और तहमकाना लहजे में कहा और रिसीवर रख दिया। उसके साथ ही उन्होंने फाइल उठाकर मेज की दराज में रख दी। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनाई दी। यस कम इन। सदर ने मेज की दराज बंद करते हुए कहा तो दरवाज़ा खुला और एक लंबा तड़ंगा आदमी जिसके जिस्म पर 3 पीस सूट था अंदर दाखिल हुआ। उसने फौजी अंदाज में सदर को सैल्यूट किया और प्रेसिडेंट हाउस का चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर कर्नल राठौर था। कर्नल राठौर, मेहमान कॉलोनी जाने के लिए खसूसी कार तैयार करवाओ और उस मैंने साथ जाना है, लेकिन अपने साथ स्पेशल सिक्योरिटी गार्ड को ले जाना। ये लोग अलहदा हमारे साथ जाएंगे, लेकिन किसी किस्म का प्रोटोकॉल नहीं होगा। मैंने इंतहाई राजदारी से वहाँ जाना है। सदर ने कहा, यस सर, हुक्म की तामील होगी। कर्नल राठौर ने जवाब दिया, सिक्योरिटी चेकिंग की मुकम्मल मशीनरी साथ ले जाना ताकि जहाँ हमने जाना है पहले उसकी सिक्योरिटी चेकिंग कर ली जाए। सदर ने कहा, यस सर। कर्नल राठौर ने जवाब दिया, अब तुम जाओ और स्पेशल गैराज में कार समेत तैयार रहना, कार तुम ड्राइव करोगे। सदर ने कहा तो कर्नल राठौर एक बार फिर सैल्यूट कर मुड़ा और फिर दरवाज़ा खोलकर बाहर चला गया। फिर तकरीबन निस्फ घंटे के बाद इंटरकॉम की घंटी बज उठी और सदर ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। जनाब शौकिल और जनाब कर्नल महादेव तशरीफ़ ला चुके हैं जनाब। और इस तरफ से मौतबाना लहजे में कहा गया, उन्हें मेरे पास भिजवा दो। सदर ने कहा और रिसीवर रख दिया। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर मौतबाना अंदाज में दस्तक सुनाई दी। यस कम इन। सदर ने कहा तो दरवाज़ा खुला और शौकिल और उसके कर्नल महादेव अंदर दाखिल हुए। कर्नल महादेव ने फौजी अंदाज में सैल्यूट किया जबकि शौकिल ने बड़े बाना लहजे में सलाम किया। तशरीफ रखें। सदर ने कहा तो वो दोनों कुर्सियों पर बैठ गए। शागुल साहब,
आपने जनरल शर्मा के बारे में कोई तहकीकात की है? सदर ने शागिल से मुखातिब होकर कहा। यस सर, मेरे आदमियों ने बताया है कि जनरल शर्मा का किरदार बेदाग और साफ रहा है। उनके खिलाफ किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं मिल सकी, शौगल ने जवाब दिया। और कर्नल महादेव, आपने कोई खसूसी रिपोर्ट तैयार करा ली है? सदर ने कर्नल महादेव से मुखातिब होकर कहा। यस सर, लेकिन रिपोर्ट साफ है, कर्नल महादेव ने मौतबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा। तो सदर ने मेज़ की दराज खोली और फाइल निकालकर शागुल और कर्नल महादेव दोनों के सामने फेंक दी। ये देखो फाइल। सदर का लहजा बेहद तलख था। शागुल ने फाइल उठाई और फिर उसे खोल कर देखने लगा। उसके चेहरे पर शदीद हैरत के तासुरात उभर आए। कर्नल महादेव भी साथ ही फाइल देख रहा था। उसके चेहरे पर भी शदीद हैरत के तासुरात नमूदार हो गए। ओह, ये तो वाकई नाकाबिले तरतीब सबूत है, और इस लिहाज से तो जनरल शर्मा जराइम के बहुत बड़े सिंडिकेट का चीफ था। ये फाइल किसने तैयार की है सर? ये तो मुझे लगता है ब्लैकमेलिंग स्टफ है, शागुल ने हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, ये वाकई ही ब्लैकमेलिंग स्टफ है, लेकिन बहरहाल इससे जनरल शर्मा की असल सूरत सामने आ जाती है, और इस फाइल से पता चलता है कि शर्मा आर्मी का इतना बड़ा अफसर होने के बावजूद इतना बड़ा मुजरिम भी था। क्या आपके खिलाफ ये बात नहीं जाती? क्या कर्नल महादेव और इसका स्पेशल यूनिट दोनों की नाअहली का ये वाज़े सबूत नहीं है? सदर ने इंतहाई करख्त लहजे में कहा। सर मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि ये सब कैसे मुमकिन है। महादेव की हालत देखने वाली थी। और शागुल साहब, आप काफरिस्तान सीक्रेट सर्विस के चीफ हैं। आपको आज तक ये मालूम ना हो सका कि काफरिस्तान आर्मी के जनरल का क्या किरदार है, जबकि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का चीफ पाकिस्तान में बैठकर हमारे जनरलों की इस भयानक किरदार से भी वाकिफ़ है, बल्कि इसके सबूत भी सामने लाने पर कादिर है। सदर ने शागुल से मुखातिब होकर कहा। पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का चीफ एक्सटिव, कि ये फाइल उसने दी है? शौगल ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। हमने इसकी बात पर यकीन नहीं किया था, इसलिए उसने इमरान से कहकर वो हमें सबूत मुहैया करवाए, और ये फाइल इमरान ने भिजवाई है। उसने कहा। इमरान ने? और फिर ये यकीनन फर्जी होगी। सिर्फ हम पर रोब डालने और बात सच साबित करने के लिए सारी कार्रवाई की गई है। वो ऐसे कामों में माहिर है, शौगल ने फौरन ही जवाब देते हुए कहा। हाँ, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन उसे चेक किया जा सकता है। आप चलें मेरे साथ, मैं अभी चेक करना चाहता हूँ। सदर ने कुर्सी से उठते हुए कहा तो वो दोनों भी उठ खड़े हुए। सर, कहाँ जाना है? शौगल ने हैरान होकर कहा। मेरे साथ आइए, सदर ने सख्त लहजे में कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ गए। थोड़ी देर बाद प्रेसिडेंट हाउस की एक खुफिया रास्ते से दो कारें बाहर निकली और तेज़ी से मेहमान कॉलोनी की तरफ बढ़ती चली गई। पहली कार की ड्राइविंग सीट पर कर्नल राठौर था। उसके साथ सीक्रेट सर्विस का चीफ शौगल मौजूद था। ऊपरी सीट पर सदर साहब अकेले बैठे हुए थे, जबकि दूसरी कार में स्पेशल सिक्योरिटी गार्ड थे और उसके साथ मिलिट्री इंटेलिजेंस का चीफ कर्नल महादेव भी था। थोड़ी देर बाद कार मेहमान कॉलोनी में दाखिल हो गई। ये बहुत वसी कॉलोनी थी और यहाँ की हर कोठी भी इंतहाई वसी और अरीज थी। कोठी नंबर 8A तलाश करो, सदर ने कर्नल राठौर से कहा। यस सर, कर्नल राठौर ने जवाब दिया और फिर थोड़ी देर बाद उसने एक कोठी के सामने कार रोक दी। इस कोठी के सतून पर 8A का हिंसा नजर आ रहा था। कोठी का फाटक बंद था। पहले कोठी की सिक्योरिटी चेकिंग करो और पूरी एहतियात से, और कहा, और कर्नल राठौर कार का दरवाज़ा खोलकर नीचे उतर गया। फिर तकरीबन 10 मिनट बाद कोठी का फाटक खुल गया तो कर्नल राठौर ने कार का दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल होकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। जनाब, सिक्योरिटी के लिहाज से कोठी नंबर 8A क्लियर है। मेरे आदमी ने उकबी तरफ से अंदर दाखिल होकर फाटक खोल दिया है, कर्नल राठौर ने कहा। ठीक है, कार अंदर ले चलो, सदर ने कहा तो कर्नल राठौर कार अंदर ले गया और वसी अरीज पोर्च में इसने कार रोक दी। इसने पीछे दूसरी कार भी अंदर आई और पोर्च में रुक गई। फाटक बंद करा दो, सदर ने कार से नीचे उतरते हुए कहा। उनके साथ ही शागल और कर्नल राठौर भी नीचे उतर आए और उकबी कार में कर्नल महादेव और स्पेशल सिक्योरिटी गार्ड के मुसल्ला अफराद भी नीचे उतरे। उन्होंने जल्दी से आगे बढ़कर सदर को घेरे में ले लिया, जबकि एक आदमी दौड़ता हुआ फाटक की तरफ बढ़ गया। अंदर जाकर देखो यहाँ कितने अफराद मौजूद हैं और किस पोजीशन में हैं, सदर ने कर्नल राठौर से कहा। यस सर, कर्नल राठौर ने कहा और दो आदमियों को साथ लेकर कोठी की इंदरूनी सिमत को बढ़ गया। ये कौन सी जगह है जनाब? शागल ने हैरत भरे अंदाज में कोठी को देखते हुए कहा।
یہ ایک مجرم کی رہائش گاہ ہے، صدر نے مختصر سا جواب دیا تو شاگل اور کرنل مہادیو دونوں نے ہونٹ بھینچ لیے۔ سر، ایک بڑے کمرے میں ایک آدمی کرسی پر رسیوں سے بندھا ہوا بیٹھا ہے، جبکہ 8 افراد فرش پر بے ہوش پڑے ہوئے ہیں اور آدمی کی لاش کرسی پر رسیوں سے بندھی ہوئی موجود ہے، کرنل راٹھور نے کہا۔ لاش؟ کس کی لاش؟ شاگل نے بے اختیار اچھلتے ہوئے کہا۔ آؤ، صدر نے کہا، اور تھوڑی دیر بعد سب کرنل راٹھور کی رہنمائی میں اس کمرے میں پہنچ گئے۔ اسپیشل گارڈ کے 2 مسلح آدمی وہاں موجود تھے۔ یہ کس کی لاش ہے؟ شاگل نے حیران ہو کر کرسی پر رسیوں سے بندھی ہوئی لاش کو دیکھتے ہوئے کہا، جس کا سینہ گولیوں سے چھلنی تھا۔ یہ شام سنگھ ہے، کافرستان کا معروف مخیر آدمی، اور جنرل شرما کی فائل مجھ تک پہنچی ہے، وہ اس شام سنگھ کی ہی تیار کروائی ہوئی ہے۔ صدر نے جواب دیا تو شاگل اور کرنل مہادیو دونوں کے چہرے حیرت سے بگڑ گئے۔ وہ یہ سب کچھ اس طرح دیکھ رہے تھے جیسے کسی ایکشن فلم کا سین دیکھ رہے ہیں۔ تم مینیجر ہو شام سنگھ کے؟ صدر نے کرسی پر بندھے ہوئے شخص سے مخاطب کیا۔ جی صاحب، مگر جناب کون ہیں؟ اس آدمی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کی رسیاں کھولو اور اس سے میرا تعارف کراؤ، صدر نے کرنل راٹھور سے کہا۔ کافرستان کے صدر صاحب تم سے مخاطب ہیں، کرنل راٹھور نے خود ہی مینیجر کی طرف بڑھتے ہوئے کہا تو اس آدمی کا چہرہ حیرت کی شدت سے بگڑ گیا، اور پھر جیسے ہی اس کی رسیاں کھلی وہ اٹھا اور پیروں کے بل گر گیا۔ مجھے معاف کر دیں، میں نے کوئی جرم نہیں کیا جناب، میں تو ملازم ہوں صرف جناب، مینیجر نے روتے ہوئے کہا۔ ہمیں معلوم ہے کہ تم بے گناہ ہو، اس لیے شاید تمہیں زندہ بھی چھوڑ دیا گیا ہے۔ اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ، صدر نے کہا تو وہ اٹھ کھڑا ہو گیا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ صدر نے پوچھا۔ جناب، میرا نام موتی لال ہے جناب، اس نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ یہ لوگ جو بے ہوش پڑے ہوئے ہیں، یہ کون ہے؟ صدر نے کہا۔ جناب، یہ بھی اس کوٹھی کے ملازم ہیں جناب، موتی لال نے معتبانہ لہجے میں کہا۔ جس آدمی نے تمہیں باندھا ہے اور اس شام سنگھ کو قتل کیا ہے، اس کا نام جانتے ہو؟ صدر نے کہا۔ جناب، وہ اپنا نام عمران بتا رہا تھا جناب، اور جناب وہ ایک شیشی یہاں سامنے الماری میں رکھ کیا ہے، اس کا کہنا ہے کہ اس شیشے میں موجود گیس جب ان بے ہوش افراد کو سونگھائی جائے گی تو یہ ہوش میں آ جائیں گے، موتی لال نے جواب دیا۔ شام سنگھ کا آفس کہاں ہے؟ صدر نے کہا۔ جناب، اس کوٹھی میں ہے، موتی لال نے جواب دیا۔ چلو ہمیں دکھاؤ، صدر نے کہا تو وہ سر ہلاتا ہوا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ آؤ، صدر نے شاگل اور کرنل مہادیو اور کرنل راٹھور کو کہا، جو خاموش کھڑے ہوئے تھے، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ سب موتی لال کی رہنمائی میں ایک انتہائی شاندار انداز میں سجے ہوئے دفتر میں پہنچ گئے۔ اس دفتر کے نیچے کوئی تہخانہ بھی ہے، صدر نے کہا۔ یس سر، موتی لال نے جواب دیا۔ دکھاؤ ہمیں، صدر نے کہا تو موتی لال ایک دیوار کی طرف بڑھ گیا اور اس نے دیوار کی جڑ پہ پیر مارا تو دیوار درمیان سے کھل گئی اور دوسری طرف نیچے جاتی ہوئی سیڑھیاں صاف دکھائی دینے لگی۔ جناب، یہ تہخانہ ہے، موتی لال نے ایک طرف جاتے ہوئے کہا، اور صدر صاحب سر ہلاتے ہوئے سیڑھیاں اترتے چلے گئے۔ ان کے پیچھے شاگل، کرنل مہادیو اور کرنل راٹھور بھی سیڑھیاں اتر رہے تھے۔ کمرے میں دیواروں کے اندر 4 بڑی بڑی الماریاں موجود تھیں، ان میں سے ایک الماری کے پٹ کھلے ہوئے تھے اور اس الماری میں بے شمار فائلیں بھری ہوئی تھیں۔ کرنل مہادیو اور چیف شاگل، یہ فائلیں نکال کر دیکھو، صدر نے کہا تو وہ دونوں تیزی سے آگے بڑھے اور پھر انہوں نے فائلیں نکال کر دیکھنا شروع کر دی۔ سر یہ تو انتہائی معزز لوگ کے خلاف بلیک میلنگ سٹف ہے، شاگل نے تقریباً چیختے ہوئے کہا۔ جنرل شرما کی جو فائل مجھ تک پہنچائی ہے وہ بھی عمران نے یہیں سے حاصل کی ہے، اور عمران نے ہی مجھے فون کر کے اس کی کوٹھی کے بارے میں تفصیل بتائی ہے۔ اس تہخانے کا پتہ بھی اس نے بتایا ہے۔ وہ اگر چاہتا تو موتی لال سمیت ان بے ہوش ملازمین کو گولی سے اڑا دیتا، لیکن اس نے کہا کہ یہ ملازم بے گناہ ہیں، اس لیے وہ ان کو ہلاک نہیں کرنا چاہتا۔ اس کے علاوہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ تمام فائلیں کسی ایسے افسر کے ہاتھ لگ جائیں جو ان کا ناجائز استعمال کرے۔ اس الماری کے علاوہ باقی الماریاں بھی ایسی ہی فائلوں سے بھری ہوئی ہیں، صدر نے کہا تو شاگل نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ حیرت ہے جناب کہ عمران جیسا شخص اس قسم کے مجرموں کے خلاف بھی کام کرتا رہتا ہے، شاگل نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کارروائی کو دیکھنے کے بعد تو اب میرا دل چاہ رہا ہے کہ کاش عمران پاکیشیا کے بجائے کافرستان کا شہری ہوتا، صدر نے کہا تو شاگل نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ ظاہر ہے صدر صاحب کا یہ فکرہ اس کے لیے انتہائی چبھتا ہوا تھا۔ سر، وہ رقم کے حصول کے لیے ساری کارروائیاں کرتا ہے، اب بھی یقیناً اس نے شام سنگھ سے بہت بھاری رقم حاصل کی ہوگی، مجھے
मुझे पहले भी रिपोर्ट मिली थी कि वो लोगों में भारी भारी रकमें इंतहाई बेदर्दी से बांटता रहता है। शागुल ने मुंह बनाते हुए कहा, क्या इस इमरान ने श्याम सिंह से कोई रकम ली थी? सदर ने मोतीलाल से मुखातिब होकर कहा, यस सर, उसने श्याम सिंह से एक फॉरेन बैंक अकाउंट में से 200 करोड़ डॉलर का गारनेडिंग चेक लिया था। मोतीलाल ने जवाब दिया तो शाहगुल का चेहरा पे इख्तियार खिल उठा, जबकि सदर के चेहरे पर नाकवादियत के तासुरात उभर आए। लेकिन सर, इस इमरान ने वापस जाते हुए मुझे कहा था कि जब यहाँ कोई बड़ा अफसर आए तो उसे बता देना कि श्याम सिंह के फॉरेन बैंक अकाउंट्स के तमाम चेक बुक्स उसके दफ्तर की मेज़ की दूसरी तराज में हैं। अब जनाब आपने पूछा है तो मुझे याद आया है, मोतीलाल ने जवाब देते हुए कहा। चेक बुक्स? क्या मतलब, क्या बहुत सी चेक बुक्स हैं? सदर ने चौंक कर कहा, जी साहब, श्याम सिंह ने जुराइम से बेपनाह दौलत कमाई है। मोतीलाल ने हाथ छोड़ते हुए कहा, कर्नल राठौर, आप अपने आदमियों को बुलवा कर इन अलमारी में मौजूद तमाम फाइलें अपने सामने यहाँ से निकलवा कर प्रेसिडेंट हाउस पहुँचाएँ, ताकि वहाँ इन सब की तफसीली चेकिंग की जा सके और जो लोग मुजरिम हैं उनके खिलाफ कानूनी पूरी कुव्वत से हरकत में आ सके। सदर ने कर्नल राठौर से मुखातिब होकर इंतहाई सख्त लहजे में कहा। यस सर, कर्नल राठौर ने जवाब दिया। आइए ऊपर दफ्तर में चलते हैं ताकि इन चेक बुक्स को भी देख लिया जाए। सदर ने कर्नल महादेव और शाहगुल से कहा और फिर वो दोनों सदर साहब के पीछे चलते हुए ऊपर ऑफिस में पहुंच गए। मोतीलाल भी उनके हमरा था। दराज खोलो मोतीलाल, सदर ने कहा तो मोतीलाल ने आगे बढ़कर मेज़ की दूसरी दराज खोली और इसमें रखी हुई 4 मोटी मोटी चेक बुक्स निकाल कर उसने बड़े मौतबाना अंदाज में सदर साहब की तरफ बढ़ा दी। सदर ने चेक बुक्स लेकर उन्हें देखा तो उनके चेहरे पर शदीद हैरत के तासुरात उभर आए। ओह, इस कदर कसीर दौलत और इस पर कोई टैक्स अदा ही नहीं किया जाता। वेरी सैड, ये तो काफरिस्तान जैसे मुल्क के 1 साल के बजट से भी ज़्यादा बड़ी रकम बनती है। सदर ने चेक बुक्स खोल कर देखते हुए कहा और फिर एक चेक अनचेक बॉक्स में से निकाल कर नीचे गिर गया तो सदर, कर्नल महादेव और शाहगुल चौंक पड़े। मोतीलाल ने जल्दी से झुककर फर्श पर गिरा हुआ चेक उठाया और सदर की तरफ बढ़ा दिया। चेक के साथ एक कागज़ पिन किया गया था, इस पर तहरीर दर्ज थी। सदर ने वो तहरीर देखी और चौंक पड़े। ये तहरीर इमरान की तरफ से थी। सदर ने वो कागज़ हटाकर चेक को एक नज़र देखा और फिर मुस्कुराते हुए चेक और कागज़ शाकिल की तरफ बढ़ा दिया। ये लीजिए, 200 करोड़ डॉलर का वो चेक जो इमरान ने श्याम सिंह से लिया था, और ये तहरीर भी पढ़ लीजिए जिसमें इमरान ने लिखा है कि इसने ये चेक इसलिए श्याम सिंह से लिया था ताकि वो ये सोचकर मुतमईन हो जाए कि इमरान ने रकम लेकर इससे सौदाबाजी कर ली है, इस तरह वो पूरी तरह खुल जाए। सदर ने मुस्कुराते हुए कहा और शागिल ने तहरीर पढ़ने लगा। तुमने पढ़ ली है तहरीर? सदर ने कहा। यस सर, ये इमरान वाकई ही हैरत अंगेज़ आदमी है। इस कदर भारी रकम का चेक यहाँ छोड़ गया है, उसके जहन में यकीनन कोई फतूर है। शाहगुल ने मुंह बनाते हुए कहा तो सदर साहब बेइख्तियार हंस पड़े। जब उसने रकम ली तो आपने एतराज़ किया, अब जब उसने ये रकम छोड़ दी और चेक वापस कर दिया तो चूंकि ये रकम काफरिस्तान की है इसलिए वो पाकिस्तान में ले जाना असूल के खिलाफ समझता है, तो अब आप कह रहे हैं कि उसके सहन में फतूर है। ये बात नहीं शाहगुल साहब, इमरान वाकई ही अजीम आदमी है। मैं हमेशा यही समझता था कि आखिर हर बार कामयाबी इमरान के हिस्से में क्यों आती है, लेकिन मुझे इसका कोई शुबा नहीं। अब ना मिलता था लेकिन आज पहली बार मुझे मेरी बात का जवाब मिला है, और वो जवाब ये है कि जो शख्स असूल के मुकाबिल इतनी बड़ी रकम इस अंदाज में ठुकरा सकता है उससे कोई शिकस्त नहीं दे सकता। आपका क्या ख्याल है? सदर ने कहा। मैं कह क्या सकता हूँ जनाब, लेकिन मैंने भी असूल के मुकाबिल बड़ी से बड़ी रकम को कभी अहमियत नहीं दी। शाहगुल ने कहा। हाँ, मुझे मालूम है कि आपका दामन भी इन आलूदगियों से साफ़ है, यही वजह है कि मेरे दिल में आपकी कदर है, लेकिन बहरहाल इमरान तो इमरान ही है। सदर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। जनाब, आप दुश्मन एजेंट की तारीफ़ कर रहे हैं। इस बार शाहगुल का लहजा तलख था, शायद अब मामलात इसकी बर्दाश्त से बाहर हो गए थे। ये सब कुछ इस दुश्मन एजेंट ने यहाँ काफरिस्तान में किया है कि काफरिस्तान में फैले हुए इस नासूर को खोलकर हमारे सामने रख दिया। आप तो यहाँ के हैं, आपने क्या किया है? सदर ने भी कदरे गुस्सेले लहजे में जवाब देते हुए कहा। जनाब, ये छोटे छोटे मुजरिम सीक्रेट सर्विस के दायरा कार में नहीं आते। शाहगुल ने कहा। नहीं आते तो इमरान क्यों इनके खिलाफ काम करता रहता है? सदर पूरी तरह इमरान के हक में बोल रहे थे और इस बात से शाहगुल को गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वो सीक्रेट सर्विस का चीफ नहीं है जनाब, फ्रीलांसर है। वो चाहे तो जेब कतरों के खिलाफ भी काम करता रहे। शाहगुल ने इसी तरह कदरे गुस्सेले लहजे में कहा। वो न जाने किस तरह सदर की वजह से अपने आप को कंट्रोल में किए हुए था।
वरना उसकी कैफियत बता रही थी कि वो किसी बम की तरह फट पड़ता। अगर ऐसी बात है तो फिर आपको भी फ्रीलांसर ना बना दिया जाए ताकि आपकी आला कारकर्दगी भी इमरान की तरह महदूद ना हो सके। सीक्रेट सर्विस का चीफ किसी और को भी तो बनाया जा सकता है। सदर ने तलख लहजे में कहा तो शाकुल का चेहरा यखलक सर्द पड़ गया। मेरा मतलब ये ना था सर, बहरहाल मैं आइंदा इमरान की तरह मुल्की मुजरमों के खिलाफ भी काम करूंगा। मुझे भी एहसास हो रहा है कि ऐसा करना भी बेहद ज़रूरी है। शागुल ने फ़ौरन ही हथियार डालते हुए कहा, क्योंकि उसे भी मालूम था कि अगर सदर कोशिश करें तो उनके मुताबिक पार्लियामेंट से उसका सीक्रेट सर्विस की सरबराही को भी हटवाया जा सकता है, क्योंकि सदर की बात तमाम मानते थे, इसलिए मजबूरन हथियार डालने पड़े थे। और मैं ये सोच रहा हूँ कि बजाय गैर मुल्की मुजरमों के खिलाफ काम करने के, हमें भी 4 स्टार्स की तरह मुल्की मुजरमों के खिलाफ काम करना चाहिए, सदर ने कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ गए। पावर एजेंसी को इस ड्यूटी पर लगा दें, वो फारिग रहते हैं, सारा काम सीक्रेट सर्विस ही करती रहती है। शागुल ने मौका गनीमत जानते हुए फ़ौरन ही तजवीज़ पेश कर दी। इस बारे में भी सोचा जा सकता है, सदर ने कहा और चेहरा बेइख्तियार खिल उठा। Like, comment, share, press the bell icon